हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज हमारी सीरीज़ का डे 1। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम एकदम बेसिक से अकाउंटेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए ये एक नया सब्जेक्ट है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग चलेंगे, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। सो लेट्स सी। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग the financial transactions and communicating the results to the users thereof। अब इस पूरी डेफिनेशन में जो भी वर्ड्स लिखे हैं या जो भी चीज़ लिखे हैं हम उनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम है, एक पूरा प्रोसीजर है अकाउंटिंग करने का, जो कि फिक्स्ड तरीका है। उसके लिए कंप्लीट सिस्टम बनाया गया है। ये डिसाइड किया गया है कि कौन सा स्टेप किस टाइम पर परफॉर्म किया जाएगा। तो अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग का मतलब है जब हम किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में, यानी जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें लिखते हैं, तो उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। जो भी हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हुई, हमने उन सबको रिकॉर्ड कर लिया, हमने उन सबको लिख लिया, लेकिन अब ज़रूरत है उन सबको क्लासिफाई करने की। फॉर एग्जांपल, हमने कोई गुड्स किसी को सेल करे, हमने उस सेल के लिए उसको रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में। हमने जब गुड्स परचेज करे तो हमने उस परचेज को रिकॉर्ड कर लिया। अगर हमने किसी को पैसे लोन पर दिए, किसी से पैसे लोन पर लिए, या कोई भी ट्रांजैक्शन जो पूरी बिजनेस की लाइफ में कंडक्ट की जाती है, रिगार्डिंग सेल, रिगार्डिंग परचेज रिटर्न, कि हमने जो सामान खरीदा उसको रिटर्न कर दिया, या हमने जो सामान बेचा वो रिटर्न आ गया, या किसी को हमने लोन दिया, किसी से हमने लोन लिया, सभी ट्रांजैक्शंस को जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है उन्हें क्लासिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। अब क्लासिफाई हम किस तरीके से करते हैं? हम जितने भी हमारे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और उसके अलावा हमारे जितने भी टाइप्स के अकाउंट होते हैं, मतलब आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारी ट्रांजैक्शन हुई, हमने एक इंसान है, एक बंदा है राम, उसको 10,000 रुपये के गुड्स सेल करे। तो इस केस में हमारी ट्रांजैक्शन क्या हुई? हमने सेल करी राम को। तो हम अब क्लासिफाई करने के लिए अपनी बुक्स में जो हमारे अकाउंट्स हैं, जो हमारे रिकॉर्ड हैं, उसमें दो सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, एक सेल्स का और एक राम का। नेक्स्ट थिंग इज समराइजिंग। एक बार हमने चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्लासिफाई कर लिया, तो अगली चीज़ आती है उन चीज़ों को समराइज करना। अब समराइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये चीज़ हमें पता है कि किसी भी बिजनेस के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके सप्लायर्स होते हैं, यानी एक बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं जिनको उस बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट होता है, और वो बिजनेस की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। रीज़न क्योंकि उनका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट उस कंपनी में होता है या उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और उन्होंने कंपनी के लिए को कुछ ना कुछ दिया होता है। फॉर एग्जांपल, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी में शेयर परचेज कर रखे हैं, यानी उनका पैसा कंपनी में लगा हुआ है। जो सप्लायर्स हैं कंपनी के, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने क्रेडिट दे रखा है कंपनी को, यानी उनको कंपनी से पैसा लेना है। तो इसीलिए इन सभी पार्टीज़ का कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। सिमिलरली कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर, ये सभी पार्टीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है। और समरी जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या जो हम एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी समरी बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि एक साल में बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, हजारों नहीं लाखों ट्रांजैक्शंस। तो क्या हम ये पॉसिबल है कि उन लाखों ट्रांजैक्शंस की डिटेल सभी पार्टीज को प्रोवाइड कर पाएं? द आंसर इज नो। सो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को समराइज करते हैं, और उस समरी बनाने के लिए भी हमारे अकाउंटिंग में कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की गई है। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आई होप आपने इन टर्म्स को कभी सुना होगा, और नहीं भी सुना तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, वी विल स्टडी देम इन डिटेल लेटर ऑन। सो नेक्स्ट थिंग इज एनालाइजिंग। जब हमने एक बार अपनी समरी बना ली, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जैसे स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया, तो अब टाइम है एनालाइज करने का और इंटरप्रेट करने का अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक बिजनेस को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। एक बिजनेस हमेशा एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बिजनेस की अडेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो, बिजनेस फ्लेक्सिबल हो, और बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हर पॉइंट पर एनालाइज करता रहे, उसमें से जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको एनालाइज करे, उन सब के जो भी रिपरकशंस हैं या जो भी उनका रिजल्ट आ रहा है उन सबको इंटरप्रेट करे, ताकि वो नए एक्शन प्लान्स बना सके, नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सके, और कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में जाने से बचा सके या उसे प्रॉफिट में ला सके। एंड द लास्ट थिंग इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे आगे। यूजर्स दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल यूजर्स। इन सभी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो एनालिसिस रिपोर्ट है, उन सभी को जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उस कंपनी के, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, उन सभी के साथ शेयर किया जाता है। तो बेसिकली हम क्या समझे इस डेफिनेशन से कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को, जो डेली ट्रांजैक्शंस हो रही है, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हें सेपरेट अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं, फिर बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस जैसी स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हम उनकी समरी बनाते हैं, फिर रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जैसे टूल्स को यूज़ करके हम उन्हें एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फ्यूचर एक्शन प्लान्स बनाने के लिए, और उसके बाद एट लास्ट उन सभी इंफॉर्मेशंस को हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। नाउ हियर इट इज रिटन कि अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन देती है किस पर, जो भी रिसोर्सेज कंपनी के पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। अकाउंटिंग हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखती है। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब यही है कि हम हर एक चीज़ को अकाउंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड। अब जो कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, चाहे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, एम्प्लॉयज़ हैं, या कोई भी रिसोर्सेज हैं, वो किस तरीके से कंपनी ने एम्प्लॉय कर रखे हैं, किस किस जगह पे एम्प्लॉय कर रखे हैं, क्या उनका प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है या नहीं, ये सब भी हमें अकाउंटिंग बताता है। एंड लास्ट, द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज। हम जो उन्हें यूज़ कर रहे हैं उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या वो एक पॉजिटिव रिजल्ट है जो कंपनी के फेवर में है, या वो एक नेगेटिव रिजल्ट है जो कंपनी को लॉस में लेकर जा रहा है। ये चीज़ भी अकाउंटिंग बताता है। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्योंकि अकाउंटिंग सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है, हमें नए एक्शन प्लान्स बनाने में हेल्प कर रहा है, फाइनली जितने भी हमारे यूजर्स हैं, चाहे पार्टी, चाहे जितनी भी हमारी बिजनेस पार्टीज हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे हमारे कंपटीटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन सभी के साथ कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को
कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम उसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी अकाउंटिंग की, उसमें हमने जो टर्म्स समझे, ये वही टर्म्स सभी बिजनेस के कैरेक्टर्स, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग स्टार्ट करने से भी पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। हम तब तक किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक हम उसे आइडेंटिफाई ना कर लें। और अकाउंटिंग में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। तो वो कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं अकाउंटिंग में, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स only those transactions and events which can be measured in terms of money। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो मनी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं। यानी जिन चीज़ों की हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं, वही चीज़ें सिर्फ अकाउंटिंग में आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी मम्मी है, या आपकी मम्मी है जैसे वो घर में सारे काम करती हैं, आपको सुबह स्कूल के लिए तैयार करती हैं, आपको लंच देती हैं, घर के बाकी काम करती हैं। क्या वो जो काम कर रही हैं घर का, उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो क्या उस चीज़ को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज से नो। क्योंकि हम जो मम्मी हमारी सर्विस कर रही हैं, जो मम्मी हमारे काम कर रही हैं सारे, उनको हम मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। वंस द ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड, हमें पता है कि इन ट्रांजैक्शंस को हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि हम उन ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करें। हमें ये तो पता है कि हमने एक मशीनरी खरीदी, ये मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट की जा सकती है, इसकी कॉस्ट हम पता कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है, अब ये भी तो आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब हमें जो हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसकी मॉनेटरी प्राइस, उसका मनी टर्म्स में क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट है, या क्या रेवेन्यू अमाउंट है, वो हमें पता होगा। नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। वही जो हमने अभी पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल में की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे कि जो रिकॉर्डिंग है वो जर्नल में की जाती है, जिसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। वहीं जो क्लासिफिकेशन वाला टास्क है, जो सेकंड स्टेप है रिकॉर्डिंग के बाद, क्लासिफाई करना सेपरेट अकाउंट्स में, वो लेजर में किया जाता है। ये दो अलग अलग टूल्स हैं अकाउंटिंग के, जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स अभी आपके कोर्स में है। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि रिकॉर्डिंग जो है वो जर्नल में की जाती है, वहीं क्लासिफाइंग जो है वो लेजर में की जाती है। अब इनका क्या फॉर्मेट होता है, ये किस तरीके से बनते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। हमने ये पढ़ लिया। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर which is understandable and useful for internal as well as external users of financial statements। यानी कि इसमें इन्वॉल्व होता है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इसका मतलब है कि हम डाटा को इस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं या इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ जाए, एक यूजफुल फॉर्मेट में आ जाए। किनके लिए? जो इंटरनल यूजर्स हैं और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। इट लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अलावा हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये अकाउंटिंग समरी का पार्ट है। नेक्स्ट थिंग इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एक बार डाटा का समरी हमने तैयार कर लिया तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, जो भी उसमें डेविएशंस हैं उसको फाइंड आउट करें। अगर हमने कोई टारगेट सेट किए थे और वो अचीव हुए हैं या नहीं, ये फाइंड आउट करें, और अगर अचीव नहीं हुए हैं तो उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करें।
एंड द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग, जो कि हमने बात करी थी। वंस ऑल द रिपोर्ट्स आर रेडी, हमने सारा एनालिसिस कर लिया, सारी समरी बना लिया, तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि हम उन सभी इंफॉर्मेशन को जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ शेयर करें। ये चीज़ सिर्फ कंपल्सरी नहीं है इंडिया में, एज पर लॉ it is mandatory for the disclosure, also it is desirable from the company side to provide their detailed information to their investors at least, because क्योंकि किसी ने आपकी कंपनी में अगर पैसा लगाया है तो उन्हें एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बेसिकली हमने बात करी कि अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पस है वो जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है हमारी बिजनेस की, उन्हें रिकॉर्ड करना, उन सबको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में मेंटेन करना अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस है। सेकेंड थिंग इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब अकाउंटिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम अपनी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा बिजनेस है हमारा जिसमें हम कोई भी एक गुड बेचते हैं, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही बेचते हैं, हम फैन और ट्यूबलाइट जैसी चीज़ें बेचते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने कितने फैन और ट्यूबलाइट्स को होलसेलर से खरीदा, कितने हमने कस्टमर्स को सेल करे, किस प्राइस पर हमने खरीदे, किस प्राइस पर हमने सेल करे, ये सब चीज़ें का रिकॉर्ड रखना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ताकि एट द एंड ऑफ द पीरियड, चाहे वो पीरियड हमने फोर्टनाइट यानी 14 डेज 15 डेज का डिसाइड कर रखा हो या मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी वो पीरियड है, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि हमारी जो रेवेन्यू है और जो कॉस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंस हमें इस क्वार्टर में या उस पीरियड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेक्स्ट थिंग इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। Financial position of a business is known from balance sheet, which shows value of assets on one side and liabilities on the other side. तो फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताती है। तो वो बताती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज़ इन फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना मार्केट में विथस्टैंड कर सकती है, ये चीज़ हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। नेक्स्ट थिंग इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। हमने एक चीज़ की बात करी थी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की, जिसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो कंपनी को या मैनेजमेंट को हेल्प करती है सेट टारगेट्स से, प्लान्स से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करने में, एंड कोई भी डेविएशंस हैं अगर उस पूरे प्लान में कोई भी ऐसी चीज़ है कि हम अपने जो टारगेट्स थे, जो प्रोडक्शन टारगेट्स थे, सेलिंग टारगेट्स थे, या जो भी प्लान्स थे उनको अगर हम मैच नहीं कर पाए हैं तो उन सब के क्या रीजंस हैं, इन सब को एनालाइज करने के और उन सब के बेसिस पर एक नया एक्शन प्लान बनाने के लिए अकाउंटिंग कंपनी को हेल्प करता है। इसीलिए ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है अकाउंटिंग। नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। हमने बात करी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, कोई भी यूज़र या कोई भी इंडिविजुअल, आप और मैं भी किसी कंपनी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, किसी कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हम गूगल पर सिंपली जाएंगे, कंपनी का नाम डालेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डालेंगे, ईयर डालेंगे, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयर। हर एक कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पोस्ट करती है। मेजरली जो लिस्टेड कंपनीज है वो 101% अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी वेबसाइट पर डालती है। आप लोगों को अगर किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ना है, किसी भी कंपनी के बारे में जानना है, तो गूगल करने से अच्छा है अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आता है या देखना आता है, हम वहाँ पर जाएंगे, उनके फिगर्स चेक करेंगे, एंड दैट्स इट। वी नो कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनका कितना रेवेन्यू है, कितना लॉस है,
कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, everything is there in that financial statement in detail. And last thing is protecting business assets. अब अकाउंटिंग बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करती है, तो उसका तो वो प्रोटेक्ट इस तरीके से करते हैं कि इट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ द एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच इनेबल्स मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम। जब भी बिजनेस कोई एसेट को परचेज करता है, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, तो उन सब के वैलिड डॉक्यूमेंट्स को अकाउंटिंग में लगाया जाता है। सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सफिशिएंट नहीं है, उस ट्रांजैक्शन को सफाइज करते हुए वैलिड वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस भी अकाउंटिंग का ही पार्ट होते हैं। जब भी अगर कोई लैंड खरीदी जाएगी तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको उस ट्रांजैक्शन से लिंक करके एक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। और इस तरीके से अकाउंटिंग जो है एक बिजनेस को हेल्प करता है अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर कभी भी कोई इलीगल क्लेम बिजनेस के एसेट्स पर करेगा तो बिजनेस कह सकता है कि सी ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने इस डेट पर परचेज करी थी, ये रहे इसके डॉक्यूमेंट्स, तो आप ऐसे इलीगल क्लेम नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इज नोन फ्रॉम अकाउंटिंग। यानी कि जो अकाउंटिंग हेल्प करती है, हमने अभी पढ़ा कि फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की, ये हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जान सकते हैं। सेकेंड थिंग इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है नए एक्शन प्लान्स बनाने में। थर्ड थिंग इज रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंटिंग जो है वो मेमोरी को रिप्लेस कर देती है। मेमोरी को रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं कि जो आपके अंदर ब्रेन में मेमोरी है उसको रिप्लेस कर देती है, उसकी जगह अकाउंटिंग आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज एक मशीनरी खरीदी, क्या 2 साल 5 साल बाद आपको याद रहेगा कि मैंने वो मशीनरी किस डेट में खरीदी थी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी लॉन्ग टर्म में इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख पाती। लेकिन क्योंकि हमने उस चीज़ की अकाउंटिंग कर रखी है, हमने उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, तो वी कैन सिंपली गो टू दैट ईयर और टू दैट डेट एंड चेक कि हमने इस मशीनरी को किस दिन खरीदा था, किस प्राइस में खरीदा था, किससे खरीदा था, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मशीनरी जो हमने उस पॉइंट पर रिकॉर्ड करी थी वो सब हमारी अकाउंटिंग में अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज की डेट में, क्योंकि कंपटीटिव वर्ल्ड में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को नहीं, अपने कंपटीटर्स को भी एनालाइज करें। तो अकाउंटिंग जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हेल्प करती है। अब कंपैरेटिव स्टडी 2 तरीके की हो सकती है, पहला इंट्रा फर्म कंपैरिजन और दूसरा इंटर फर्म कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि हम अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, हमारे इस साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट हैं, उसको हम अपने प्रीवियस ईयर या किसी और ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से मैच कर रहे हैं टू चेक कि हमने कितना ग्रोथ किया है। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी ही इंडस्ट्री में किसी अपने कॉम्पिटिटर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारा कॉम्पिटिटर किस सिनेरियो में बेटर कर पा रहा है और हम किस केस में बेटर कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी हेल्प करती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एविडेंस इन कोर्ट। क्योंकि हर चीज़ का एविडेंस है हमारे पास, ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं, हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं, तो अगर इन केस कंपनी को कोर्ट केस के लिए भी जाना पड़ता है तो उसकी अकाउंटिंग जो है अगर वो एक प्रॉपर मैनर में करी हुई है, एक सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग को किया गया है, तो वो एज एन एविडेंस इन द कोर्ट भी यूज़ की जा सकती है। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस। अकाउंटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सम एस्टिमेट्स। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट आता है बच्चों डिप्रिसिएशन का।
डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, हम जो भी एसेट परचेज करते हैं हम उसकी वैल्यू को एक पर्टिकुलर अमाउंट से ईयर ऑन ईयर रिड्यूस करते रहते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि एक मशीनरी जो हमने आज परचेज करी इसकी लाइफ फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स है, तो 10 साल बाद हमें इस मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा एक नई मशीनरी से। तो सो दैट उस नई मशीनरी को खरीदने के लिए बिजनेस में एक प्रोविजन बना रहे, बिजनेस में एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट असाइड होता रहे उस मशीनरी के लिए, ताकि हम उस पॉइंट पर उस मशीनरी को खरीद सकें। उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं या जो हम अकाउंटिंग में ईयर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मशीनरी की लाइफ 10 साल है, वो एग्जैक्टली 10 साल हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मशीनरी 5 साल में ही ख़राब हो जाए, या हो सकता है कि मशीनरी को इतना वेल मेंटेन किया जा रहा है, मशीनरी की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो 15 साल 20 साल भी काम कर जाए। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती, एस्टिमेट्स पर भी बहुत सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट इज unrealistic information. अब assets are recorded in the books at historical cost and depreciated over time. अब ये बेसिकली जो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन वाली डिसएडवांटेज है, ये लैंड और बिल्डिंग जैसी चीज़ों पर ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि आपको पता है जो रियल एस्टेट है वो मार्केट प्राइजेस और जो परचेज प्राइस होता है हमारा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी आज से 10 साल बाद पहले आप लोगों ने खरीदी होगी, तो वो अगर प्रॉपर्टी उस टाइम पर 1 लाख रुपए की होगी, तो आज की डेट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अराउंड 2.5 से 3 लाख के बीच में 100% होगी। लेकिन जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो जिस प्राइस पर हमने उस एसेट को परचेज करा था, यानी कि 1 लाख रुपीज़, हमारी बुक्स में वो एसेट उसी प्राइस पर हमेशा शो होता रहेगा और उसी प्राइस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। इसीलिए ये कह रहा है कि अकाउंटिंग जो है एक अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी देता है, क्योंकि उस एसेट की वैल्यू आज 3 लाख है, लेकिन हमने 1 लाख रुपए पर भी अगर 5% के हिसाब से 3 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करा या 10 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो 50% वैल्यू हमने उस एसेट की पहले ही कम कर दी। यानी हमारे बुक्स में उस एसेट की जो वैल्यू है वो सिर्फ 50,000 है, जबकि एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 3 लाख रुपीज़ है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी देता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। हमने बात करी कि अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में जिस चीज़ों को मेजर किया जाता है उन्हें रिकॉर्ड करता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट है, उन सबको अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अब प्राइस लेवल चेंजेस वही जो हमने अभी लैंड एंड बिल्डिंग के केस में बात करी कि एक एसेट जो एक टाइम पर 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का था, उसकी वैल्यू आज 3 लाख रुपए हो गई, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज भी वो 1 ही लाख रुपए पर रिकॉर्ड है। एंड द लास्ट थिंग इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग इज अ सीरियस ऑफेंस इन आवर नेशन। विंडो ड्रेसिंग एक डिसएडवांटेज भी नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है हमारी कंट्री में। विंडो ड्रेसिंग होता क्या है? जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए हमारा बहुत कम प्रॉफिट है, तो हमने उस प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर दिया, या हम लॉस में हैं फिर भी हम अपने आप को एक प्रॉफिटेबल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उस सिनेरियो को विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इस साल के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैलकुलेट करे और हमारा लॉस आया 50,000 रुपीज़ का। कितने का लॉस आया हमारा? 50,000 रुपीज़ का। ये नेगेटिव अमाउंट है। लेकिन अब अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई तो मैनेजमेंट को ये डर है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो गिर जाएंगे, इन्वेस्टर्स पैसा निकालने लगेंगे एंड मार्केट में कंपनी की जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी, कंपनी की एक बैड इमेज बनेगी। तो इन्होंने क्या करा, इस 50,000 के जो लॉस है इसके कवर करने के लिए
अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशंस करे, अपने एसेट्स को ज़्यादा शो कर दिया या लाइबिलिटीज़ को कम कर दिया, और इन्होंने इस प्रॉफिट को 75,000 प्लस में ले गए, यानी कि 75,000 प्लस में ले गए, यानी कि कितना डिफरेंस इन्होंने लाया, प्लस 1.25 लाख्स का। तो इस चीज़ को विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम आज नहीं, इस पूरे साल हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में और क्लास 12th में, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप आगे बीकॉम ऑनर्स या बीबीए जैसे कोर्सेज परस्यू करेंगे अंडर ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली टर्म से समझ आ रहा है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, यानी जो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही है उनसे रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, और ये प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये कॉस्ट असर्टेन करने में हेल्प करती है। ये अकाउंटिंग बेसिकली या मोस्टली फैक्ट्रीज में यूज की जाती है। रीजन, क्योंकि फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कॉस्ट डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम उस गुड्स का, हम उस प्रोडक्ट का सेल प्राइस डिटरमाइन कर पाए। अब इसका रीज़न क्या है? मान लीजिए एक गुड को हम 10 रुपये में बना पा रहे हैं, तो उस गुड और हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% का हम रखते हैं, तो मार्केट में हमारे इस गुड्स की सेलिंग प्राइस जो होगी वो 12 रुपये होगी। लेकिन अगर हम ये चीज़ डिटरमाइन ही ना करें कि हमारे आखिर कॉस्ट कितनी है एक प्रोडक्ट को बनाने की, तो क्या हमारे इस 20% जो मार्जिन का हमारा टारगेट है इसका कोई यूज़ है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि जब तक हमें अपनी कॉस्ट ही नहीं पता तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसकी सेलिंग प्राइस 12 रुपये ही होनी चाहिए। हमें ये तो पता है कि हमें 20% मार्जिन रखना है, लेकिन 20% मार्जिन जब तक हमारी कॉस्ट नहीं आएगी तब तक हम उस मार्जिन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और यही कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कि वो एक प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एंड द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो है ये कंसर्न होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, जो कि मैनेजमेंट डिसीजन में हेल्प कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जो हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो हम रेशो एनालिसिस करते हैं, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उन सब का यूजेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया जाता है। उन सभी इंफॉर्मेशंस को मैनेजमेंट यूज करता है कैलकुलेट करने के लिए नए प्लान्स को, नए रेशियोज को, नए एस्टिमेट्स को। जो पिछले साल की हमारी परफॉर्मेंस है हम उसमें कभी मेजर ग्रोथ नहीं देखते। ऐसा नहीं होता कि लास्ट ईयर हमारे 5% नेट प्रॉफिट्स थे और नेक्स्ट ईयर हम उसको 15% पर ले जाएंगे। ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट है। बेसिकली मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि इस साल हमारे 5% है तो नेक्स्ट ईयर हम 6 या 7% तक को अचीव करेंगे, लेकिन ये 5% पता करने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की ज़रूरत है। और यही पार्ट जो भी अकाउंटिंग बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो हम अल्टीमेट यूजर्स तक कन्वे कर रहे हैं, हम उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो हम यूजर्स को दे रहे हैं
उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला है बच्चों रिलायबिलिटी। हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने फाइनल यूज़र्स को कन्वे कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि वो किसी भी बायस से फ्री होनी चाहिए और उनमें कोई भी मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ रेलेवेंस। जो भी इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए उस यूज़र के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी का जो सप्लायर है उसने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी कि सर मैंने आपको क्रेडिट दे रखा है, आप मुझे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो क्या जो हमारी शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उस सप्लायर के किसी रिलेवेंस की है? द आंसर इज नो। वो हमारी कंपनी का सप्लायर है। सप्लायर को क्या रिक्वायरमेंट है? सप्लायर को इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के डेबिट, डेट और क्रेडिट से रिलेटेड, कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कंपनी के कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन सप्लायर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वो एस्टिमेट लगा पाएगा कि कंपनी अपना जो भी लोन है, जो भी उधार है या जो भी उसकी पेंडिंग पेमेंट है उसको कर पाएगी या नहीं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन सप्लायर के लिए नहीं। तो इसलिए ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो हर यूज़र को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट थिंग इज कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करते हैं, जो भी लॉज हैं इंडिया में अकाउंटिंग से रिलेटेड, उन सबको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग की जानी चाहिए ताकि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फॉर एग्जांपल, एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जो कि हमारे अकाउंट्स के जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिसाइड करा है, जो कंपनी लॉ है हमारा, वो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है, कंपनीज एक्ट 2013, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। द रीज़न इज ये जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको गवर्न करता है। सिमिलरली हम बात करेंगे पार्टनरशिप की आगे, तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इंडिया में। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई लॉ है इंडिया में जिसमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी एक फॉर्मेट दे रखा है। अगर फॉर एग्जांपल हम कंपनीज की ही बात करते हैं, अगर कंपनीज एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट दे रखा है कोई कंपनी उसको फॉलो कर रही है और कोई नहीं कर रही है, यानी दोनों की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, तरीका है बनाने का, वो डिफरेंट होगा, तो क्या वो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से बनाए कि वो कंपेरेबल भी हो। एंड द लास्ट थिंग इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर बनाने चाहिए, उनमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से बनाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि कोई भी पर्सन, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, वो उन्हें प्रॉपरली रीड कर पाए और उसमें से जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको डिराइव कर पाए और प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। द नेक्स्ट थिंग इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग के हमने अभी पढ़ा था, बेसिकली दो यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में जो भी है ओनर्स आते हैं कंपनी के और मैनेजमेंट आती है बच्चों। वहीं एक्सटर्नल यूजर्स में जो है जनरल पब्लिक आती है, आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, आपके शेयर होल्डर्स आते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं, बैंक्स आते हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशंस, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ओनर और मैनेजमेंट को छोड़कर जितनी भी पार्टीज कंपनी से रिलेटेड होती हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होती हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड होती हैं, वो सब एक्सटर्नल यूजर्स का पार्ट है।
यहाँ पर उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। इंटरनल यूजर्स हमारे दो होते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। ओनर वो होते हैं जो शेयर कैपिटल में या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो भी बंदा कंपनी में कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, जो भी इंडिविजुअल, फर्म या जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपना मनी इन्वेस्ट करेगी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, तो वो कंपनी का ओनर होगा, वो उस इंस्टीट्यूशन का ओनर होगा। वहीं जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं लोग, उसकी डे टू डे वर्किंग में हेल्प कर रहे हैं, डे टू डे उनकी वर्किंग जो है उसको देख रहे हैं, वो सब मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये आप लोगों को पता ही है, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं। इनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों यूजफुल है? क्योंकि कंपनीज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करती है, कंपनीज एम्प्लॉयज़ को जो बोनसेस हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न करा उस पर देती हैं। तो इनके लिए इन्फॉर्मेशन इसलिए यूजफुल है ताकि ये एस्टिमेट कर सकें कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कंपनी ने जो इनके ईपीएफओ के अमाउंट्स हैं वो अकाउंट में डिपॉजिट करे हैं या नहीं, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करे हैं या नहीं टैक्स को, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो क्या इन्हें इस साल बोनस अमाउंट मिलेगा या नहीं। नेक्स्ट पार्ट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि ये लोग कंपनी को लोन देते हैं, ये लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देते हैं, तो इसीलिए इनके लिए कंपनी की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये एनालाइज कर पाएँ कि कंपनी हमारे डेट को या फर्म हमारे डेट को टाइमली रीपे कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये लोग वो लोग हैं जिनका कंपनी से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन या तो इन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए यूजफुल है ताकि ये लोग ये एस्टिमेट कर पाएँ कि इनके पैसे पर ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिटर्न जनरेट कर रहा है या नहीं, या अगर ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न जनरेट कर रहा है तो इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स का भी सेम बैंक्स वाला केस है, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रखा है, क्रेडिट पर पैसा दे रखा है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कंपनी उनके डेट को टाइमली पे कर पाएगी या नहीं। नेक्स्ट इज पब्लिक। जनरल पब्लिक की हम बात करें तो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी में काम करता है, तो जनरल पब्लिक के लिए भी ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि आखिर वो बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑल्सो अगर कोई बिज़नेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कंपनी तो जनरल पब्लिक जो है, लोग जो हैं वो ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि यस, हो सकता है इनके अच्छा परफॉर्म करने के पीछे एक रीज़न इनके गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये चीज़, अगर किसी कंपनी की अच्छी इमेज है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बिजनेस की मार्केट में अच्छी इमेज है, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को कन्वे हो रही है वो यूजफुल है, अंडरस्टैंडेबल है और एक अच्छी इमेज ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की शो कर रही है, तो लोगों का ट्रस्ट उस पर बढ़ता है। एंड द लास्ट इज रिसर्चर्स, जो कि इन स्टेटमेंट्स को, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं अपने रिसर्च वर्क में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, यूजर्स के बारे में पढ़ा, रिलेटेड पार्टीज के बारे में पढ़ा, एक पूरी डेफिनेशन के साथ हमने समझा कि अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, उसके बाद उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर में क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसे इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज, उस इंफॉर्मेशन को हम ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते हैं, फिर एनालाइज किया जाता है और फाइनली अल्टीमेट यूजर्स तक कन्वे किया जाता है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम पर नोट्स की पीडीएफ बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो नोट्स से पढ़िए, बुक से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए, आपके सभी डाउट्स का रिप्लाई मिलेगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।